Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. In today's video, I will discuss some very important techniques, some tricks, some strategies to get good marks in board papers or any ETA or NTS test. 9th 10th से लेकर FSC तक कोई NTS, ETA, किसी जॉब के लिए, किसी इंटी टेस्ट में कोई भी जो टेस्ट होता है, कोई भी जो पेपर होता है, स्पेसिफिकली इंग्लिश और जनरली कोई भी पेपर है, उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ है, इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, वो क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आप पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखें। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट ओनली नॉलेज, only good preparation, only cramming, this is not enough for getting good marks in any paper, any exam. किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी तैयारी है मैंने सब रटा मारा हुआ है, मुझे सब याद है। लेकिन समटाइम इट हैपन्स दैट आफ्टर वेरी गुड प्रेपरेशन, वेरी गुड cramming, you can't get good marks. The reason is you are not capable of attempting the paper the way it should be attempted. पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो एग्जामिनर है उसको अट्रैक्ट कैसे करना है, उसको मजबूर करना है इस बात पे कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। तो वी विल डिस्कस सम टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू मे कम अक्रॉस इन एनी पेपर। किसी भी बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप। तो पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो ना सिर्फ आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए, आफ्टर डूइंग FSC यू मस्ट अपीयर इन ETAR एंड NMDK इन सच टेस्ट। किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जॉब के लिए जब आप टेस्ट रहते हैं तो वो MCQs बेस्ड होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनको अटेम्प्ट करने के लिए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ आपको आपके 9th 10th में, आपके फर्स्ट सेकेंडरी के पेपर में हेल्प करेंगी। और आगे आपका कोई भी टेस्ट है जहाँ पे 50 MCQs हैं, 100 हैं, 200 MCQs हैं, जनरली उनको, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली कोई भी MCQs बेस्ड पेपर है उसको अटेम्प्ट करने में ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी। देन वी विल डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट सब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। पहले मैं ऑब्जेक्टिव पे बात करता हूँ। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 1 टू अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टेक्निक नंबर 1 इज नेवर फॉलो द सीक्वेंस। दिस इज नंबर 1 टेक्निक कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 15 MCQs हैं मैट्रिक में जैसे, या 20 MCQs हैं, या बाद में आप कहीं भी ETA NTS में जाएंगे 100 हैं, 200 MCQs हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने नंबर 1 से स्टार्ट लेना है और लास्ट तक आपने MCQs की जो सीरीज़ उसको फॉलो करना है। क्योंकि पेपर की एक नेचर होती है, जो भी पेपर सेटर है उसकी एक नेचर है कि वो हर तीसरे चौथे के बाद थोड़ा सा मुश्किल MCQ, फिर 5वें 6ठे 10वें के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल MCQ। ज़रूरी नहीं कि सारे लाइन में इजी MCQs होंगे या सारे लाइन में मुश्किल MCQ, ऐसा नहीं होता। तो एक दो सिंपल, थोड़ा सा मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल, तो ये पेपर की नेचर होती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि यू हैव टू गो थ्रू द होल पेपर। अगर आप 9th 10th में आपके पास फर्स्ट तो सेक्शन आएगा 20 से 18-15 MCQs हैं, आपने सारे MCQs देख लेने एक दफ़ा, सारे MCQs देख लेने और आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें से कितने MCQs सिंपल हैं, कितने थोड़े से मुश्किल हैं। यू नीड थिंकिंग फॉर सम टाइम। आपको कुछ थोड़ा सा सोचना है तो हो सकता है आप उसको ऑप्शन मिल जाए। और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे यू मस्ट सरेंडर, आप कहेंगे नो नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ऐसे भी कुछ MCQs होंगे। जब तक आप मुकम्मल पेपर को सारे स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, आपको तो नहीं पता कि आगे आने वाला MCQs कौन सा है। आप बस जस्ट पेपर उठाया, स्टार्ट हो गए, किसी ऐसे दूसरे तीसरे चौथे MCQs में फंस के बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपने सोचना शुरू कर दिया, तो ज़्यादा टाइम आपने वहाँ पे कंज्यूम कर लिया, तो फिर क्या होगा कि जो आपका टाइम ओवर हो जाएगा, आपको कॉल आएगी कि जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, 5 मिनट्स लेफ्ट,
और आखिर में ऐसे बड़े सिंपल से MCQ जो आप आसानी से कर सकते थे वो आपसे रह जाएंगे। तो दिस इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यू हैव टू बी सिस्टमैटिक, यू हैव टू बी स्मार्ट इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स आफ्टर प्रिपरेशन। आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, बट नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट, you have to be systematic, you have to use certain strategies, certain tips and techniques to get good marks. तो आपने क्या करना है फिर, how to attempt paper, आपने फिर क्या करना है, टेक्निक नंबर 2, you have to attempt the paper in 3 stages. 3 stages on the basis of time. Time management is very important in any sort of exam. आपने 3 तरह का जो टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। 35% टाइम, 45% टाइम एंड 20% टाइम। आपका टोटल टाइम जितना भी है, फर्स्ट पार्ट में जैसे 9th एंड फर्स्ट सेकेंडरी में 20 मिनट्स आपके पास होते हैं, आगे अगर आप जाएं कहीं पे आपके पास 1 आवर होगा, कहीं पे 2 आवर्स हैं, तो यू हैव टू डिवाइड द टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट MCQs, ये बात सिर्फ MCQs की हो रही है। यू हैव टू डिवाइड द टाइम इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, 35% ऑफ द टोटल टाइम, then 45%, and then the next one is 20%. And you have to read the complete paper first. I have told you, मैंने आपको बताया कि आपने कंप्लीट पेपर पढ़ना है ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं, MCQs क्वेश्चन है, आपको आइडिया हो जाए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस हैं वेयर यू आर 100% श्योर, नो डाउट अबाउट दैट। एज फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, you are 100% sure. Then second category of question there where you need some thinking. जब आप पूरा पेपर गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बस थोड़ा सा, जब अगर मैं सोचूंगा, थोड़ा सा मुझे इस पर गौर करना है, देन आई विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और तीसरी कैटेगरी ये होगी कि जहाँ पे आप कहेंगे वो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई डोंट नो, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि उस तरह के MCQ कैसे करने हैं, वो तीसरी टेक्निक में आएगा। तो आपने क्या करना है फिर, फर्स्ट गो में तो 35% टाइम आपने रखे ये उन MCQs के लिए वेयर यू आर 100% श्योर, जहां आप समझते हैं कि नो डाउट, तो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड जस्ट ट्राई टू डू द MCQs वेयर यू आर 100% श्योर। नंबर 1 से लेकर लास्ट तक ऐसे तमाम MCQs पहली गो में आपने करने जहां आप समझते हैं कि आई एम 100% श्योर, कोई मसला नहीं है, बाकी स्किप करते जाएं। इसमें ऐसे जो मुश्किल आएंगे जहाँ पे आपको थिंकिंग चाहिए, यहाँ जो ज़्यादा मुश्किल है उनको स्किप करते जाएं। पहली गो में आपने सिर्फ वही MCQs करने जहाँ पे आप 100% श्योर हैं और लास्ट तक उनको करते हैं। पहली गो में आप फॉर एग्जांपल 50% शायद आप कर लें, 60% कर लें, कम कर लें, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। तो पहली गो में जो 35% हमने रखा है उसमें वो करने जो ईजी क्वेश्चन हैं, राइट। देन फिर स्टार्ट से आ जाएं। अब सेकंड गो में जहां हमने 45% टाइम, ज़्यादा टाइम रखा है इसलिए यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है। हियर यू नीड सम थिंकिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू नीड टाइम, आपको टाइम चाहिए, आपको कुछ कैलकुलेशन चाहिए, आपको कुछ सोच चाहिए, इसलिए टाइम हमने ज़्यादा यहाँ पे स्पेसिफाई किया 45% टाइम। नाउ इन द सेकेंड गो you will attempt all those MCQs where you need some thinking because you have 45% time. आपने घड़ी रखी हुई है, आपको पता है, आपने टाइम को साथ वॉच अपनी उसको देखना है आपने, यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर वॉच, राइट। तो सेकेंड गो में उन MCQs को आपने टाइम देना है, उन MCQs को अटेम्प्ट करना है जहां आपको सोच विचार के बाद, थोड़ी कैलकुलेशन के बाद, थोड़ी थिंकिंग के बाद आप उनको कर सकेंगे, राइट। दोबारा हो सकते हैं आप पहले और सेकंड गो के बाद 70, 75, 80% MCQs आपके हो जाएं, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि इतने तो मैंने कर लिए ना, 80% मैंने कर लिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा। अगर पहले ही आप शुरू हो जाएं और टाइम ज़्यादा लग जाए और आखिर में बहुत सारे रह जाएं तो एक कन्फ्यूजन सा, एक एम्बेरसमेंट होगी जब टाइम करीब आता जाएगा। अब आपने सिस्टमेटिकली काम किया है तो साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो रहा है। नाउ कम टू द थर्ड गो। तीसरी गो में अब आपने जहाँ पे आपको नहीं पता, उसके लिए जो तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है एलिमिनेशन टेक्निक। अब ऐसे MCQs जहाँ हैंड्स अप, सरेंडर, गिव अप, नहीं पता, मुश्किल है, नहीं कर सकता मैं, अब आपने तुक्के मारने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ज़ाहिर है, तो बजाय वैसे ही आप तुक्के मारते जाएं, वैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ के बस सारे आप फिल करते जाएं सर्कल, उससे बेहतर है कि आप ये एलिमिनेशन टेक्निक को सीखें और इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे।
मैं ये नहीं कहता कि इस टेक्निक की बेस पे ही आपने सारे करने हैं, ये उन MCQs के लिए जो जहाँ पे आप बिल्कुल आपको नहीं पता, वो ऐसे 20% रह जाते हैं, 10% रहते हैं, 25% रहते हैं, तो यहाँ आपने ये एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है। और फिर इस एलिमिनेशन टेक्निक के भी आगे 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1, स्किप द ओड ऑप्शन। अब 5, 7, 8, 10 MCQs रह गए ना, वहाँ पे आपने तुक्के कैसे मारने हैं। तुक्का भी किसी अब लॉजिक की बेस्ड होना चाहिए ना। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन आए, उनमें जो ओड ऑप्शन है, स्ट्रेंज ऑप्शन है, स्किप दैट वन, उसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट कहते हैं इसके लिए डिलीट करें, एलिमिनेट करें। नहीं, ये नहीं हो सकता। कम से कम 4 में से एक तो आपसे जान छूटेगी ना, बाकी 3 में से आपने डिसाइड करना। उसके लिए भी मैं आगे बताता हूँ कि क्या, कैसे, किस बेस पे। तो इन मैक्सिमम चांसेस, इन मैक्सिमम केसेस योर ऑप्शन में बी करेक्ट, नॉट इन 100%। ये मैं नहीं कह सकता कि 100% ये टेक्निक काम आएगी। टेक्निक है, इट मे और मे नॉट बी वाली बात है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपने क्या करना है, स्किप द ओड ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, आपके पास ये 20, 23, 25, 42 ये ऑप्शंस हैं। विच वन इज ओड वन? 42। इट्स लुक्स ओड, स्ट्रेंज। बाकी सारे क्लोज हैं, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। इसको आप साइड पे करें, एलिमिनेट करें। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जैसे कोई और एग्जांपल ले दें, फॉर एग्जांपल उसमें ऑप्शंस में आ जाता है पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, और एक उसमें छोटा सा कोई शहर आ जाता है टोक्यो। आप कहेंगे बाकी मुल्क हैं और चीज़, हमें किसी मुल्क के बारे में कोई ऑप्शन पूछा हुआ तो टोक्यो तो मुल्क नहीं है, कैसे? तो ये स्ट्रेंज है, यहाँ पे ओड है, इसको साइड पे करें। दिस इज जस्ट वन टेक्निक इन एलिमिनेशन टेक्निक। फर्स्ट स्टेज ये है, अगर 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन सामने आता है जहाँ आपको तुक्का ही मारना है, तो पहले आप ये देखेंगे उसमें कोई ओड ऑप्शन अगर है तो उसको साइड पे करें। नंबर 2, समटाइम यू हैव नॉन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शन होता है किसी भी MCQs का। जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी ज़्यादातर, या ऑल ऑफ दीज होता है। इन मैक्सिमम केसेस दिस इज नेचर ऑफ द पेपर सेक्टर, दिस इज द राइट ऑप्शन। यहाँ तो कब मारना है बस, इसको फिर आप इसी पे जाएं। नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है तो मैक्सिमम, वैसे भी आप तो ने तो हैंड्स अप किया हुआ है, आपको तो नहीं पता। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, नहीं आता, इसीलिए आपने ये फ्लूक, ये तुक्का लगाना है। तो कोशिश करें फिर इसी कोई ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, इस वाले ऑप्शन पर जाएं। इन 90-95% चांसेस इट मे बी द राइट ऑप्शन, राइट। देन गो फॉर द मोस्ट प्रोबेबल। जो आपको प्रोबेबल है वो ये है कि पेपर की जो पेपर सेटर है उसकी नेचर है, राइट ऑप्शन ए और डी आमतौर पर नहीं होता। ये पहला ही ऑप्शन राइट बहुत कम दिया जाता है, लास्ट पे नहीं। ज़्यादातर राइट ऑप्शन, अगर नन ऑफ दीज भी नहीं है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर उस सूरत में आप बी और सी में से किसी एक पे जाएं। ज़्यादातर जो राइट ऑप्शन होते हैं, जितने भी आप पेपर उठा के देखें, यार ये सारी बातें रिसर्च बेस्ड है ना, लोगों ने रिसर्च की है तब जाके ये टेक्निक, ये स्ट्रैटेजीज जो हैं ये फॉर्म हुई हैं। तो इन मैक्सिमम चांसेस, इन मैक्सिमम केसेस द राइट ऑप्शंस आर इधर बी और सी। ए और डी बहुत कम चांसेस में राइट ऑप्शंस होते हैं। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक का तीसरा स्टेज है कि कभी जब आप बिल्कुल आप हैंड्स अप पे, आपको नहीं पता, आपकी प्रिपरेशन नहीं है 2, 4, 5, 10 MCQs की, तो वहाँ पे आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज वर सर्टेन स्ट्रैटेजीज, सर्टेन टेक्निक्स फॉर MCQs टाइप क्वेश्चंस। अब आगे आ जाएं, जनरल स्ट्रैटेजीज फॉर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जब आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, सेक्शन बी जैसे आपका पेपर है, कोई भी ऐसा पेपर जिसमें आपने मतलब थियरी बेस्ड है, उसमें आपने शार्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं डिफरेंट, जैसे आपका 9th या फर्स्ट सेकंड का पेपर है, उनको कैसे अटैम्प्ट करना है, कुछ जनरल बातें। फर्स्ट, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट रीड द पेपर। आपने सबसे पहले क्या करना, यू हैव टू रीड द कंप्लीट पेपर। पेपर का आइडिया हो जाए ताकि आपको कि ये पेपर इसके लेवल क्या है, आपको कितने क्वेश्चन सही आते हैं, कितने थोड़े से मुश्किल हैं, कितने बहुत मुश्किल हैं, एक आइडिया आपके जहन में बन जाए। बिल्कुल ब्लाइंडली पहले क्वेश्चन से ही बस स्टार्ट हो जाना, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो पेपर आपके एग्जामिनर्स हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो यही सजेस्ट करते हैं कि डोंट स्टार्ट द पेपर ऑल ऑफ सडन, एटलीस्ट टेक 15 मिनट्स। जो एक्सपीरियंस
लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर 10 to 15 मिनट्स आप बेशक आराम से पूरा पेपर पढ़ें, आराम से सुकून से पूरा पेपर पढ़ें। अरे आप उसमें 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आराम से पढ़ें उनको, ताकि आपको एक आइडिया पहले से हो जाए कि मैं वेयर डू आई स्टैंड, इस पेपर में मतलब मेरी क्या पोजीशन है, मेरी कितनी प्रिपरेशन है। एक सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। उसके बाद फिर है कि सी द वैल्यू ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन की वैल्यू वैसे आपको पहले बता होती है पेपर में, आप देख लें किस क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है, इसकी वेटेज कितना है, कितना इस क्वेश्चन का कितना पार्ट मुझे आता है, कितना 50% में कर सकता हूँ, 70%, 80%, 100%, तो उसकी वैल्यू, उसका वेटेज देख लें। यूज़ फर्स्ट 15 मिनट्स, मैंने बता दिया आपको, 10 to 15 मिनट्स आप पेपर को देखें, सोचें, समझें पेपर को। देन यू माइट कम अक्रॉस अ क्वेश्चन दैट्स वेरी टफ, तो डोंट वरी अबाउट अ टफ क्वेश्चन। यानी कि कोई क्वेश्चन देखे आपने बहुत मुश्किल है, बस आप उसके बारे में सोचना शुरू हो जाए, परेशान हो जाए, तो सम टाइम यू गेट पैनिक्ड, अब एक खौफ पैदा हो जाता है, कन्फ्यूजन, एक एम्बेरसमेंट हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी आपके सारे पेपर पर पड़ता है। जो चीज़ें आपको आ भी रही होती हैं, वेयर यू आर 100% क्लियर, where you are well prepared, even you can't attempt those questions which are easy one। तो किसी ऐसे टफ क्वेश्चन के बारे में इतना परेशान, इतना सोचने की जरूरत है। बी रिलैक्स्ड, जितना आप रिलैक्स्ड हैं, अपने नर्व्स को आपने कंट्रोल किया हुआ है, यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर इन अ गुड वे। देन प्रायोरिटाइज योर अटेम्प्ट। अपनी जो अटेम्प्ट है उसको आपने प्रायोरिटाइज करना है। फर्स्ट यू हैव टू गिव प्रायोरिटी, गिव प्रेफरेंस टू ईजी क्वेश्चन। फर्स्ट ईजी क्वेश्चन, देन डिफ़िकल्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने पूरा पेपर पढ़ना है, तो आपने स्टार्ट करने ईजी क्वेश्चन से। वहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस सेक्शन बी लिखा और नंबर 1 से स्टार्ट करना है। सेक्शन बी में आपने मैट्रिक और एफएससी में 12 में से 10 में से 8 करने होते हैं। तो पूरा पेपर पढ़ें, तो सिलेक्ट करें वो क्वेश्चन जो बिल्कुल ईजी है। उसके बाद जो आपको ईजी लगते हैं नंबर दें। सेक्शन बी आपने लिखा, उसके बाद मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी दिखा रहा हूँ सामने। सेक्शन बी लिखा खूबसूरत करके, बड़ी हेडिंग, वो हम बात करेंगे डिटेल के साथ, हाउ टू प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखना है, नंबर लिख के आप उसका आंसर लिखें। आगे वो प्रेजेंटेशन में बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन दोबारा लिखना है नहीं लिखना, कैसे हेडिंग कैसे देनी है, राइट। और देन इंश्योर योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। अपनी स्पीड देखनी है, अपनी एक्यूरेसी देखनी है कि आप कितने टाइम में कितना कौन सा क्वेश्चन आपने करना है। इसलिए मैंने पहले स्टार्ट में बता दिया कि यू हैव टू बी सिस्टमैटिक। घड़ी रखनी है आपने, और घड़ी के मुताबिक आपने ये हर क्वेश्चन को उसके ड्यू टाइम में कंप्लीट करने की अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड के मुताबिक काम करना है। देन अगेन द सेम थिंग, कीप एन आई ऑन योर रिस्ट। आप अपनी वॉच रिस्ट पे रखनी है और उस पर आपने टाइम। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। सम टाइम इट हैपन्स दैट when you see your watch and you see that time is very short, you get embarrassed, panic पैदा हो जाते। नहीं, the purpose of keeping watch on your wrist is not that you have to get embarrassed, you get confused। मकसद ये है कि आप सिस्टमेटिकली अपनी चीज़ों को लेकर जिस क्वेश्चन के लिए जितना टाइम आपने स्पेसिफाई किया, you have tried to finish that question in that limit of time, in that span of time। जो टाइम आपने मुख्तस किया है उसके अंदर आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसीलिए घड़ी रखनी। घड़ी इसलिए नहीं कि आप उसको देख के फिर आप थोड़ा सा पैनिक्ड हो जाएं और आप स्पीड पकड़ लें। पहला आपने 50-60% पेपर बहुत ज़बरदस्त किया है, फिर टाइम देखो हो टाइम थोड़ा है, फिर स्पीड पकड़ ली, सारी राइटिंग, सारी प्रेजेंटेशन का बेड़ा गर्क। नो, दिस इज़ नॉट द वे। देन अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट अ क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ना सोचें, सब क्वेश्चन को उसके हिसाब से उसको वैल्यू करें। एंड वंस यू कंप्लीट एन आंसर, रिवाइज योर आंसर। एक क्वेश्चन को भी आखिर में बात करेंगे ओवरऑल पेपर की भी। एक क्वेश्चन आपने लिखा, 4-5 लाइनें का शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको रिवाइज करें। यू माइट हैव कमिटेड स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक इंग्लिश में, और बाकी में आपकी कोई भी ऐसी मिस्टेक है, कोई चीज़, कोई वैल्यू गलत है, कोई मसला है, तो आप उसको रिवाइज लाजमी करें। हर क्वेश्चन को एक दफ़ा अटैम्प्ट करने के बाद रिवाइज करें। देन यूज़ ईजी लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश हियर, एंड बी केयरफुल अबाउट योर स्पेलिंग एंड ग्रामर। ईजी लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, उसमें आपके स्पेलिंग्स हैं, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। इंग्लिश में स्पेशली आपकी ग्रामर की इनकरेक्ट ग्रामर और आपके इनकरेक्ट स्पेलिंग, उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर 1 इनकरेक्ट स्पेलिंग और 1 इनकरेक्ट ग्रामर। तो बी केयरफुल अबाउट योर ग्रामर।
बड़ा इसका ख्याल रखना है आपने, राइट। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं स्पेसिफिकली, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ये अक्सर स्टूडेंट्स इस बारे में पूछते हैं कि हाउ टू राइट अ शॉर्ट क्वेश्चन। सम टाइम व्हेन वी मार्क द पेपर में हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में 3-3 पेजेस लिखे होते हैं। नो, वी डोंट नीड योर स्टोरीज, वी डोंट गिव वैल्यू टू योर स्टोरीज। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल टू माई स्टूडेंट्स दैट इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट डिड यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सुबह नाश्ते में क्या खाया था? द आंसर इज आई टुक bread and egg, paratha and egg in my breakfast. That's it. 5 marks, 3 marks, complete 100% marks will be given to you. But if you say that, sir, last night in my dinner I took this or that, and after taking dinner I watched TV and then I slept, I go to bed and then I slept for 6 hours, and then I got up early in the morning at 6 o'clock, and then after my Fajr prayer I recite some verses of Holy Quran, and then I took my breakfast, and in my breakfast I took this or that. तो मुझे तो ये, मैंने क्वेश्चन ये किया था कि नाश्ते में क्या खाया। मैंने ये नहीं कहा था कि आपने रात को क्या खाया और कितना घंटा आपने आराम किया, कितना घंटा आप सोए और उसके बाद कब उठे और फिर क्या किया। नो, तो इसको हमने क्रॉस करना है। हमें जो चीज़ ज़रूरत थी, जो चीज़ आपसे पूछी गई थी, वो ये सिर्फ यही थी कि आपने नाश्ते में क्या खाया। एक्स्ट्रा डिटेल्स, एक्स्ट्रा स्टोरीज वी डोंट नीड, रादर वी गेट एम्बैरेस्ड, वी गेट इरिटेटेड बाय योर सच एक्स्ट्रा यू कैन से डिटेल्स। इस तरह की एक्स्ट्रा डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं, जो आम तौर पे अब एक रवाज बन चुका है कि बड़ी लंबी कहानी और फिर आखिर में जाके जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा होता है। तो हमें वैसे दिस इज़ जस्ट ओवर बर्डन, आपको बर्डनाइज किया जाता है, आप रट्टा मार मार के दिमाग पे एक बर्डन है, बोझ है, नथिंग एल्स। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी लंबी कहानियाँ लिखने की। यू हैव टू जस्ट आंसर द थिंग दैट हैव बीन आस्क्ड, जो आपसे पूछा गया उसका जवाब दें। पीछे लंबी कहानियाँ और लंबी डिटेल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नो वैल्यू इज़ गिवन टू दैट एक्स्ट्रा डिटेल। शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ है, हम बात करते हैं ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, और ये बात भी कि एक्स्ट्रा डिटेल्स इरिटेट द एग्जामिनर, एग्जामिनर को इरिटेट करती है आपकी एक्स्ट्रा डिटेल्स। एंड देन द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन इज 3 to 5 लाइन्स। 3 to 5 लाइन्स इनफ। ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता जिसके आंसर में आपको 3-3 पेजेस लिखने पड़े, 2-2, 2.5 पेजेस लिखने पड़े। शॉर्ट क्वेश्चन होते ही इतना है, उसके 3 नंबर हैं मैट्रिक में और 5 नंबर एफएससी में। तो एफएससी में आप 5, 6, 7 लाइनें लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मैट्रिक में 3 to 5 लाइन्स इनफ। फेडरल में तो साथ लिखा होता है कि योर आंसर शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ, जो लिमिट दी हुई है 3 to 5 सेंटेंस या 3 to 5 लाइन्स होते हैं आई थिंक। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के ये जो आपके सेक्शन बी में मैट्रिक में 8, एफएससी में 10 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें ये आपका स्टैंडर्ड है। डोंट ट्राई टू बी ओवरबर्डन। आई एम आस्किंग दिस टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल, जस्ट बी टू द पॉइंट, प्रिसाइज, जो प्रिसाइज एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका आंसर है, बस दैट्स इनफ। एक्स्ट्रा डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बर्डन है, दिमाग पे बर्डन है, टाइम कंज्यूम करना है, एक्स्ट्रा टाइम। जो चीज़ पूछी गई उसका टू द पॉइंट शॉर्ट ब्रीफ आंसर दें, बस दैट्स इनफ। कैसे आंसर दें इस पर भी हम बात करते हैं। फिर उससे पहले मैं प्रेजेंटेशन जाने से पहले एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक्सप्लेनेशन और पैराफ्रेज, यहाँ भी बड़ी लंबी कहानी लिखी जाती है। द सिंपलेस्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड पैराफ्रेज, आपका क्वेश्चन होता है एक्सप्लेनेशन में कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और पैराफ्रेज में जस्ट पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा। जब आपसे रेफरेंस पूछा जाता है तो आपने पोइम का नाम और पोइट का नाम, इसका एक नंबर है। कॉन्टेक्स्ट में आपने ओवरऑल जो पोइम, व्हाट दिस पोइम इज़ अबाउट, व्हाट्स द पोइट्स, व्हाट डज द पोइट से इन दिस पोइम, ओवरऑल आपने एक उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना, उसके एक नंबर। 3 नंबर होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। इन दीज लाइन द पोएट सेज दिस और दैट, ही वांट्स टू से दैट, ही डिस्क्राइब दैट, ही कंपेयर दिस और दैट, ही यूजेस सिमिली और मेटाफोर। इस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हो, ही सेज दैट, ही वांट्स टू से दैट, ही मीन्स टू से दैट। इस तरह की कहानियाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू यूज़ योर वर्ड्स, योर एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स, सिम्बलीज और मेटाफोर अगर यूज़ किए हुए। लेकिन पैराफ्रेज में क्या होता है, आपने उन्हीं पॉजिटिव लाइन को, ये 9th 10th में भी होता है,
पोइटिक लाइन को यू हैव टू कन्वर्ट द पोइटिक लाइन इनटू प्रोज। पोइट की ज़बानी कोई रेफरेंस नहीं है, कोई पोइम का नाम नहीं है, कोई पोइट का नाम नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ करते हुए आपने पोइटिक लाइन को सिंपल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू में आपको एग्जांपल देता हूँ किसी शेर की कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। अब इसमें आपने ये नहीं कहना कि शायर इस शेर में ये कहता है, वो कहना चाहते हैं, वो आप सल्लम की शान में ये उनकी तारीफ़ करते हुए ये कहता है कि अगर आप ये करेंगे तो ये बात तो शायद नहीं, ये एक्सप्लेनेशन है। इस तरह की बात करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन में आएगा कि ये फ़लाँ पोइट की फ़लाँ शायर की नज़म है, नज़म का नाम ये है, उसमें से ये अशार लिए हैं और नात है, उसमें ये शेर कहना चाहता है, शायर आप सल्लम की तारीफ़ करता है, इस तरह की बातें। उसमें ये तशबीह यूज़ करता है, इसमें इस्तारा यूज़ करते हैं, सिम्बली और मेटाफर है। लेकिन पैराफ्रेज में ये है कि अगर आप सल्लम की बातों पे अमल करेंगे, उनकी सुन्नतों पे अमल करेंगे तो ये दुनिया ये सब कुछ आपको है। सिंपल, वो पोइटिक लाइन थी, मैंने इनको प्रोज में लिख दिया। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेजिंग के अंदर कोई लंबी कहानियाँ, कोई रेफरेंस, कोई कॉन्टेक्स्ट, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंटेशन। आपने टेक्निक्स सीख ली, आपने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज सीख ली। अब आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है ताकि आपका जो एग्जामिनर है उसको अट्रैक्ट करे आपका पेपर, उसका दिल चाहे आपको अच्छे मार्क्स दे। तो उसके लिए आपको मैं सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे। तो आपने क्या करना है, आपने सेक्शन क्वेश्चंस हेडिंग्स यूज़ करनी है। हेडिंग्स के लिए आप यू कैन यूज़ ब्लू एंड ब्लैक मार्कर खूबसूरत करके। तो हेडिंग्स में इतनी बड़ी भी ना हो कि जैसे आजकल एक ट्रेडिशन है कि आधे पेज पे हेडिंग होती है, और बिल्कुल एक मामूली सी भी ना हो कि आपको देखने वाले को नज़र ही ना आए। तो बोल्ड हेडिंग मीन्स यू कैन कंज्यूम 2 लाइन्स। पेपर की आंसर शीट की 2 लाइनों में आपने हेडिंग उसकी लिखनी है क्वेश्चंस की, एक खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे, बहुत बड़ी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं। यूजिंग ब्लू और ब्लैक मार्कर, कोई इसके अलावा मार्कर अलाउड नहीं है। देन आपने नीट एंड क्लियर पेपर करना है। आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट, बिल्कुल बहुत बड़ी राइटिंग भी ना हो और बिल्कुल छोटा भी नहीं लिखना। जो एक सिमेट्रिकल एक स्टैंडर्ड राइटिंग है, जैसे वो 4 लाइनों में आप लिखते हैं उतनी राइटिंग हो बस। बहुत बड़ा लिखने से, ज़्यादा शीट्स लगाने से मार्क्स नहीं आते। ये भी एक बन चुकी है एक मेंटेलिटी कि जितनी ज़्यादा शीट्स लगाएंगे, नो, शीट्स कोई भी नहीं गिनता पेपर्स में। आपका आंसर टू द पॉइंट है, ब्रीफ है, जो चीज़ पूछी गई है, खूबसूरत लिखी गई है, अट्रैक्टिव है, अच्छी प्रेजेंटेबल राइटिंग में, बट दैट्स इनफ। लंबा लिख के, बड़ा लिख के, आधे पेज पे हेडिंग्स दे के आप ज़्यादा शीट्स लगा के नंबर नहीं हासिल कर सकते। और की प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन। समटाइम जो साइड पे मार्जिन होते हैं, सेंटर में, पेपर के सेंटर में लिखा होता है, तो ये भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है। बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें मार्जिन से, और जहाँ नया पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं वहाँ आप ज़रा बाहर लिखते हैं, बाकी बिल्कुल मार्जिन के साथ। तो मार्जिन को छोड़ के सेंटर में, बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखना, इट लुक्स ऑकवर्ड। ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और फिर एक और बात अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, जो एक टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये चीज़ नेगेटिव भी है, आप डोंट रिप्रोड्यूस द क्वेश्चंस ऑन योर आंसर शीट। आप वापस दोबारा फिर अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ये लिखा होता है आंसर शीट में। आप किसको कह रहे हैं? क्वेश्चन पेपर में ये बात लिखी हुई है, हमारे पास पेपर चेकिंग में क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आप किसको कह रहे हैं कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस? बड़ा लिखा होता है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आपको कहा गया है कि आपने 5 क्वेश्चन करने, आपने आंसर शीट में ये बात नहीं लिखनी। फिर जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस और व्हाट जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने दोबारा वो क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना। यू हैव टू जस्ट राइट सेक्शन बी, सेक्शन सी, बड़ा करके, बोल्ड करके, ब्लैक से, फिर ब्लू से आपने लिखा जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी है। फिर उस क्वेश्चन की हेडिंग है, आपसे पूछा गया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आपने जस्ट हेडिंग लिखनी है डेमोक्रेसी, नीचे उसका जो भी डेफिनेशन है, जो भी आपसे पूछा गया है, वहाँ आपने सेक्शन बी और अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, देन व्हाट इज डेमोक्रेसी, नो, यू नीड नॉट टू रिप्रोड्यूस द क्वेश्चन पेपर ऑन योर आंसर शीट। ये दोबारा नहीं लिखना, ये नेगेटिव है और ये इसके कोई मार्क्स नहीं है, बल्कि इसका टाइम भी कंज्यूम होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। जस्ट राइट द सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर, और अगेन द सेम थिंग, दैट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट मैंडेटरी। जो क्वेश्चन ईजी लगते हैं उसका नंबर दें,
उसकी हेडिंग दें खूबसूरत करके, प्रेजेंट करके, जैसे आपको पेपर मैंने दिखाया स्क्रीन पे, ऐसे खूबसूरत हेडिंग, प्रॉपर राइटिंग, और ये उसका आंसर लिखें। जो शॉर्ट क्वेश्चन 3 to 5 लाइंस और लॉन्ग क्वेश्चन की जो लेंथ है, वो जो चीज़ आपसे ऐसे लिखना है, ऐसे में आपको बताया होगा कि आपने 300 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 450 वर्ड्स, जो लेंथ जो चीज़ पूछी गई है उतना लिखना है। उससे ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कम लिखने का भी आपको नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लंबी कहानियाँ, जो चीज़ जो दवा पॉइंट नहीं है, एक्स्ट्रा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। देन बी केयरफुल अबाउट योर डिक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर लैंग्वेज, एक्स्ट्रा लिखेंगे एक और चीज़, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी आपकी मिस्टेक्स होंगी। अब मैं दोबारा इंग्लिश पे आता हूँ। अगर आपको ऐसे के आगे 300 वर्ड्स आपने 8 पेजेस लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, उतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी। तो मिस्टेक्स, हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को हम इंसर्कल करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अंडरलाइन किए जाते हैं। तो इस तरह आपके उतने मार्क्स डिडक्ट होंगे। कोशिश करें कि कंसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें, ताकि ज़्यादा गलतियाँ ना हो और आपके ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट ना हो। हाफ मार्क इज़ डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, बता दिया मैंने आपको। और आखिर में जब पेपर कंप्लीट हो जाए, मस्ट रिवाइज योर पेपर आफ्टर कंप्लीशन। जब आपने सिस्टमेटिकली काम किए, आपने एक स्टैंडर्ड के साथ काम किए, आपने वॉच के मुताबिक टाइम स्पेसिफाई करके वॉच को देख के काम किए, तो आपके पास 5 to 10 मिनट्स स्पेयर होंगे, आपसे पेपर खींचा नहीं जाएगा। आपने सिस्टमेटिक तरीके से अपने काम किया तो आपके पास टाइम 5 to 10 मिनट्स लाजमी होंगे। और आप फिर क्या करें, एक दफ़ा उस पेपर को दोबारा रिवाइज़ कर लें। कोई हेडिंग रह गई है, कोई चीज़ लाइन प्रॉपर नहीं है, कोई स्पेलिंग दोबारा आप देख लेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी कमी, कोई डिफिशिएंसी आपको नज़र आती तो दोबारा देखने में वो निकल जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बी सिस्टमैटिक, बी स्मार्ट। प्रेजेंटेशन जितनी प्रॉपर होगी, जितनी खूबसूरत होगी, आपका जो एग्जामिनर है वो अट्रैक्ट होगा। जब वो अट्रैक्ट होगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो बाद दफ़ा आपकी गलती भी इग्नोर हो जाती है। इफ़ योर प्रेजेंटेशन इज़ अट्रैक्टिव, इफ़ दैट्स गुड, समटाइम you have written all the things well, but presentation is not good, you can't get good marks. So these were some very important techniques for multiple choice question, for short question, explanation and paraphrase, long question, your presentation, your diction, your spelling and grammar, your language and your margin presentation. ये चीज़ें ज़हन में रखते हुए आप प्रैक्टिस करें, इनको अप्लाई करें और बार बार प्रैक्टिस करें। मुख्तलिफ पेपर जो है उनको खुद पेपर करें और टीचर्स ये इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बच्चों से पेपर लें और इस तरह उनको प्रैक्टिस करवाएं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई होप these techniques will definitely help you in your coming exams, whether it's 9th, 10th exam or FSC exam or any other ETA or NTS test. These techniques, these strategies will definitely help you. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.